मैं हूँ विपुल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स है। और आप सभी लोग जो भी यहाँ फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम एक गाइडेंस सेशन करने जा रहे हैं जहाँ पे हम आपके सारे सवालों के जवाब, जो एक पहला घर खरीदने जा रहे हैं उसके जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये हम इसलिए करना चाहा हमने क्योंकि पिछले 3-4-6 महीने से हम लोग एक शिफ्ट देख रहे थे रियल एस्टेट कंज्यूमर में। हमें ये देखने को मिल रहा था कि 25 से 35 साल के एज ग्रुप के लोग अब एक नए होम बायर के रूप में निकल के आए हैं। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होम बायर है, पहली बार घर खरीद रहे हैं, पहली बार डिसीजन ले रहे हैं घर खरीदने का, तो इनके कई ऐसे सवाल थे जो हम इतने टाइम में आंसर तो कर ही रहे थे, बट हमें ये भी था कि हम कोई एक्सपर्ट के द्वारा इन सवालों के जवाब हम इन तक पहुंचाएं। और उसी का नतीजा है कि आज हम इस वेबिनार के थ्रू आपके सामने आए हैं। और हमारे साथ में एक्सपर्ट के रूप में तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी आज के वेबिनार में मौजूद है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर संदीप श्रीवास्तव जी को, जो कि क्रेडाई एमपी के वाइस प्रेसिडेंट है और इंदौर क्रेडाई के सेक्रेटरी हैं। ये पिछले 32 वर्षों से इंदौर में रियल एस्टेट की फील्ड में काम कर रहे हैं और कई अच्छी बिल्डिंगें इन्होंने इंदौर को प्रोवाइड करी है। क्लासिक ग्रुप एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से इनका वर्किंग है। और हम सब लोग तो इनको डॉक्टर ऑफ रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं। मतलब हमें भी जब भी कोई टेक्निकल चीजों में प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई समस्या आती है, तो हम संदीप सर को ही देखते हैं। और ही वॉज द फर्स्ट वन जो रो हाउस कंसेप्ट इंदौर में लिख के आए थे। तो संदीप सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच, आप आज समय निकाल के हमारे साथ आए हैं। और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। आज के दिन आपने हमें समय दिया है, इससे हमारे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। Thanks for inviting me in this webinar. It's my pleasure to join. मेरी किस्मत है कि आप अच्छे ग्रुप में अच्छे लोगों के साथ इस सब्जेक्ट में आपने मुझे बुलाया है। थैंक यू सर। दूसरे एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मिस्टर सचिन पाल जी हैं, जो कि एचडीएफसी लिमिटेड में पिछले 18 सालों से वर्किंग कर रहे हैं। सचिन पाल जी इज द एजीएम ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड और ये बिजनेस मार्केटिंग बिजनेस भी हेड करते हैं वहां पे। सचिन पाल जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक यू सो मच। इट वाज प्लेजर इज ऑल माइन। मतलब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस सेशन। और मैं सही में आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम का, सुनील जी का, संजय जी का, जिन्होंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स, संदीप जी के रूप में डेवलपर्स और होम लोन प्रोवाइडर्स, ये सभी लोग एक मंच पर आ पाए और जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के प्रश्न हैं डेवलपर्स से, होम लोन प्रोवाइडर्स से, वो यहाँ पूछ सके और उसका निराकरण यहीं पर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। आपका वीडियो ऑन कर लीजिए सर, शायद वीडियो ऑन नहीं है। थैंक यू सो मच। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। और जब रियल एस्टेट की बात होती है या जब घर खरीदने की बात होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि ध्यान में आती है या जो जहन में आती है, वो होती है लोकेशन। लोकेशन से ही शुरुआत होती है घर खरीदने की। तो संदीप सर, मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे ही है कि किसी भी फर्स्ट टाइम होम बायर को लोकेशन चूज करते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और आपके हिसाब से इंदौर में कौन सी अच्छी लोकेशन है जहाँ पे वो एक घर खरीद सकता है? नहीं, अगर विपुल भाई, अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। नॉर्मली अगर कोई आदमी इंदौर से बाहर से आ रहा है, उसके लिए लोकेशन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है। हमें जैसे इंदौर में देखें तो जो लोग पिछले इतने सालों से नेपानिया रह रहे हैं, उस एरिया में रह रहे हैं, वो प्रेफर करते हैं कि उसी एरिया में उनको घर मिले। 54-74 साइड वाले रहेंगे, एरोड्रम साइड के वाले वहीं रहना चाहते हैं। बट लोकेशन वाइज तो जिसको जहाँ कन्वीनियंट हो, जिसका ऑफिस जहाँ पास हो, स्कूल जिसकी रिक्वायरमेंट हो, कि बच्चों के स्कूल अगर डीपीएस वगैरह ऐसे हैं
उसके हिसाब से लोकेशन चूज करना चाहिए। लोकेशन तो आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट के आप सूट करेगी। अगर आपके इंदौर में रिलेटिव आपके हैं, आपका सर्कल कहाँ है और आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ ज्यादा फुलफिल होती है। फिर भी सर आपके हिसाब से कौन सी अच्छी लोकेशन पे अभी अच्छा डेवलपमेंट लोगों को मिल सकता है? या लोकेशन तो बिल्कुल अभी सभी जगह अच्छा हो रहा है। मतलब थैंक्स टू स्टेट गवर्नमेंट की पिछले 2-5 साल में जितना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जैसे भी आपने बताया, मैं 32 साल से काम कर रहा हूँ, पहले हमारे शहर में रोड्स नहीं होती थी, तो कोई भी आदमी फ्लैट देखने जाता था तो वो सेंटर रीगल से डिस्टेंस मेजर करता था या पलासे चौराहे से डिस्टेंस मेजर करता है। ये बीआरटीएस और लिंक रोड सारी बन गई हैं, बाईपास कनेक्ट हो गई है। इसके कारण इंदौर में चारों तरफ अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब जगह बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। आप सुपर कॉरिडोर चले जाइए, आप तलावली साइड में चले जाइए, आप बाईपास देख लीजिए, या आप खंडवा रोड देख लीजिए, या राव देख लीजिए, हर तरफ डेवलपमेंट अच्छा, अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे बिल्डर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आपको चूज करना है किस जगह आपको क्या लेना है। जी जी जी, बिल्कुल सही है सर। लोकेशन के बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है घर खरीदते समय, वो है बजटिंग को लेके। और ये सवाल मैं सचिन सर से पूछना चाहूंगा कि सर बजट कैसे प्लान करे कोई भी व्यक्ति जब वो एक घर ढूंढना स्टार्ट कर रहा है या प्लान कर रहा है तो? विपुल जी, ये भी थोड़ा सा, जैसे अभी संदीप जी ने कहा कि लोकेशन एक थोड़ा सा पर्सनलाइज मैटर रहता है, ये भी एक ऐसा मैटर रहता है जो थोड़ा सा पर्सनलाइज रहता है। हर आदमी अपने बजट अपने हिसाब से प्लान करना चाहता है। ये तो डेफिनेटली जो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें जो रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है। मैं एक होम लोन प्रोवाइडर की नज़र से बता रहा हूँ। एक आपकी जो मंथली इनकम रहती है, उसका एक बहुत बड़ा एक रोल होता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है, और उस लोन के हिसाब से आप फिर अपने घर का एक बजट प्लान करते हैं। लेकिन अब मैंने आपको कहा, ये बहुत ही पर्सनलाइज मैटर है कि कोई अपने घर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बट देन ऑल्सो मेरी एक सलाह जो यहाँ रहेगी, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जब भी व्यक्ति घर खरीदता है तो वो अपनी आज की इमीडिएट जो उसको इनकम मिल रही होती है उसको देखकर बजट प्लान करता है। लेकिन होता क्या है कि डेफिनेटली आदमी मेहनत करता है, 1-2-3 साल में उसकी आमदनी बढ़ जाती है। लेकिन घर एक ऐसी चीज है जो एक आदमी रोज रोज चेंज नहीं कर सकता। तो मेरा कहना यह है कि आप जब भी कोई घर प्लान करें तो आपके आने वाले 2-3 सालों में जो आपकी इनकम बढ़ने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा उसको लीवरेज करके, अगर आप स्ट्रेच करके अगर अपना होम लोन ज्यादा ले पाए, घर का बजट बढ़ा पाए, तो वो एक बेटर डिसीजन होता है। नहीं तो 2-3 साल में जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपको लगता है कि मैंने पहले ही ये बड़ा घर खरीद लिया होता तो अच्छा होता। बिल्कुल सही बात है सर। तो लोकेशन की बात हुई, बजट की बात हुई। अब क्योंकि हम सब लोग, हमारे जैसे यंगस्टर्स, हम सब लोग फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, तो कई बार हमको आइडिया नहीं रहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है, कौन सी लीगल है, कौन सी लीगल नहीं है। तो संदीप सर, आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं बता सकता कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करें या क्या उन चीजों का ध्यान रखें कि जिससे हम एक अच्छी और सही प्रॉपर्टी खरीद पाए। बहुत सही प्रश्न है। दरअसल यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लीगल ले रहे हैं कि ये नहीं ले रहे हैं। रोज हम मीडिया में पढ़ते हैं कि यहाँ अवैध निर्माण हो गया, ये हो गया। तो आपको लीगल देखने के लिए सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल देखनी है। एंड थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट अब रेरा आ गया है, तो आपको किसी प्रोजेक्ट में परचेस करने के पहले उसका रेरा नंबर देखना है। अगर किसी प्रोजेक्ट के पास रेरा रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब यह है कि उसने सारी परमिशन सभी जगह से ले चुका है। मगर अगर किसी के पास रेरा नंबर अभी नहीं आया है तो उसके, और या ऐसे प्रोजेक्ट जहां रेरा एप्लीकेबल नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट्स, उस तरह के बायर भी आते हैं, तो आपको बेसिक उसकी टाउन प्लानिंग परमिशन, अगर आप प्लॉटिंग में जा रहे हैं तो टाउन प्लानिंग परमिशन की जहाँ कॉलोनी का लेआउट सैंक्शन हुआ है, और उसकी नगर निगम या कलेक्ट्रेट जिस एरिया पंचायत जिस क्षेत्र में, वहां की कलेक्टर की या कमिश्नर की विकास अनुमति है कि नहीं, वो चीज बेसिक देखना जरूरी है। और अगर आप बिल्टअप के फॉर्म में जाते हैं, आप रो हाउस खरीद रहे हैं या मल्टी स्टोरी फ्लैट खरीद रहे हैं, आपको उसका स्वीकृत नक्शा देखना है। मेरा इसमें यह भी सुझाव रहेगा कि अगर रेरा अगर नंबर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रोजेक्ट रेरा परव्यू में नहीं आता है तो आप किसी एडवोकेट को हायर करके उस प्रोजेक्ट के टाइटल डॉक्यूमेंट की सर्च करवा लें, या उस बिल्डर से बात करें, क्या साहब आप मुझे किसी ऑथेंटिक एडवोकेट की सर्च रिपोर्ट की कॉपी दे दीजिए। अभी नॉर्मली पिछले 30 साल में मैंने देखा है, कोई भी बायर आता है वो टाइटल डॉक्यूमेंट देखना ही नहीं चाहता है। एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द हाउस।
कि प्राइस Right. कितनी है। अगर मैं संदीप चौथो से लेने आया हूं तो संदीप भैया किस किस के रेफरेंस से परिचित हैं, कहां से रिक्वेस्ट करके हम पौवा लगा के कीमत कम करा सकें। ही वाज कंसर्न्ड अबाउट प्राइस ओनली। टाइटल डॉक्यूमेंट के बारे में अवेयरनेस हमारे यहाँ रियल एस्टेट में बिल्कुल नहीं है, इसी कारण लग जगह जाके फंस जाते हैं। नहीं सर, ये बहुत ही अच्छा इंसाइट है हमारे लिए, और इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और पेपर्स के बारे में जरूर ध्यान रखें। दूसरा एक क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत आया लोगों का, संदीप सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज बेटर, मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं, रेडी पोजीशन लेना चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए? दोनों के अपने क्या फायदे और क्या नुकसान है सर प्रॉपर्टी? अभी पिछले 3-4 साल में ये मूवमेंट हो गई है कि आपको रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी लेनी है। उसका रीजन ये हुआ कि लोगों ने फ्लैट ले लिए और क्योंकि बिल्टअप में सेल कम थी तो प्रोजेक्ट की डिलीवरी स्लो हुई। तो बेसिक सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ एक होती है, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन में घर बुक करते हैं तो जब तक आपका पोजीशन नहीं होता तब तक आपकी इंटरेस्ट की EMI भी चालू हो जाती है, लोन का इंटरेस्ट चालू हो जाता है और आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस वो चल ही रहे जहां भी आप रेंटल रह रहे हैं। इसलिए आदमी रेडी पोजीशन ढूंढता है। मगर दूसरा ये भी एडवांटेज है, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेंगे तो आपको प्लान में आपके हिसाब से मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे इंदौर में जो बिल्डर जितने लोग हमारे काम कर रहे हैं सब लोग बहुत ही बिल्डर कस्टमर फ्रेंडली डील करते हैं। जैसे आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो वहां कोई भी डेविएशन अलाउड नहीं रहता है। यहाँ अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन लिया तो यू कैन कॉन्टेक्ट योर बिल्डर, आप उसके हिसाब से आपकी चॉइस से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इश्यू कोई नहीं है, आप रेडी पोजीशन लें, सिर्फ ये है आपको ये देख लेना है कि वो टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है कि नहीं होने वाला, दैट इज ओनली थिंग। और इसी डर के हमारे आजकल लोग बोलते हैं कि हमको रेडी पोजीशन लेना है कि बिल्डिंग में फ्लैट तो ले लिया, कब कंप्लीट होगा मुझे पता नहीं है। आप बिल्डर की रेपो देख लीजिए, अच्छा बिल्डर है, अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उसके साथ में कमिटमेंट करेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि थोड़ा एडवांटेज अंडर कंस्ट्रक्शन में ज्यादा है बायर को। अंडर कंस्ट्रक्शन में सर प्राइस बेनिफिट भी कभी कभी मिल जाता है, कम प्राइस में वो चीज मिलती है, वही रेडी प्रोडक्ट हो जाता है। दोनों चीजें हैं बिल्कुल। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। आप देखिए, अगर कोई ही प्रोडक्ट है जिस समय तक पोजीशन तक आएगा, कोई प्रोजेक्ट में टेन्योर 1 साल 2 साल 3 साल बहुत नॉर्मल रहता है, जैसा प्रोजेक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक रेडी पोजीशन में सिर्फ वही प्रॉपर्टी बची रहेगी जो लोगों को पसंद कम आई है। अच्छा, आप बिल्डरशिप का हम काम करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि हम प्रॉपर्टी होल्ड करके हमको बेचना ही नहीं। हमारे पास जैसे से बाहर आता जाता हम बेचते जाते हैं। तो रेडी पोजीशन में आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको बेटर चॉइस भी मिल जाती है और प्राइस एस्केलेशन का एडवांटेज तो हमको मिलता ही है बायर को उस समय। इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन इज मोर सजेस्टेबल। बिल्कुल सही सर। दूसरा सर, 3 टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल रहती है, या तो कोई व्यक्ति प्लॉट लेता है या बंगलो लेता है या अपार्टमेंट लेता है। तो फिर भी आपके हिसाब से, ये अगेन अ पर्सनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी आपके हिसाब से, आपके नजरिए से व्हाट इज बेस्ट सूटेबल, मतलब इंदौर के नजरिए से? भाई, इफ अ बायर हैज सफिशिएंट टाइम टू कंस्ट्रक्ट हिज ओन हाउस, आप बात समझिए, इतने 30 साल के बाद भी कंस्ट्रक्शन इज ए टीडियस टास्क। 10-50 तरह की एजेंसीज होती हैं। हमारी लाइन में बोला ही जाता है कि घर में लड़की की शादी कर लो या मकान ना लो, दोनों एक ही जितना बड़ा काम होता है। अब क्योंकि हम लोग तो इतने साल से कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपर्ट की टीम रहती है, इसलिए हमको उतना टेंशन नहीं आता है। इसलिए ये करना चाहिए कि आइदर परचेजिंग ए रो हाउस और ए फ्लैट। अब रो हाउस आपके बजट पे भी डिपेंड करता है, आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, बट बेसिक ये सजेस्ट जरूर हम करते हैं, कहीं पर भी लें आप क्लोज प्रीमाइसेस में लें जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज रहे, सारी एमिनिटीज उस कैंपस के अंदर हो, चाहे वो प्लॉटेड रो हाउसिंग का प्रोजेक्ट हो या मल्टी स्टोरी का प्रोजेक्ट हो। सेकेंडली, आपको देखना है कि आपके, वही सेकंड जो मैंने बताया, कि आपके बजट के हिसाब से आपको स्कूल कॉलेज सिटी का डिस्टेंस अगर चेक करना है तो यू वांट टू कम नियरर टू द सिटी। और अगर आपको बजट का उतना फ्रीडम नहीं है तो नेचुरली आपको थोड़ा आउटर स्कर्ट में जाना ही पड़ेगा रो हाउस के लिए, क्योंकि सिटी एरिया में रो हाउस तो ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल है। अपार्टमेंट में सिक्योरिटी का पॉइंट एक ऐड हो जाता है, मतलब आप सिक्योरिटी 100% एक बड़ी फैमिली हो जाती है, 10 परिवार, 20 परिवार, 50 परिवार, आपका टेंशन खत्म हो जाता है। अभी आप देख लीजिए, अलग अलग कॉलोनी में लोग मकान बना के रहते हैं, तो आप इंदौर से बाहर जाए निकलते हैं, पहले आप चौकीदार ढूंढते हैं, क्योंकि हर आदमी तो सिक्योरिटी गार्ड अफोर्ड कर नहीं सकता है। फिर चौकीदार ढूंढते हैं कि 7 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, कहाँ रखें। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कैंपस लिविंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है मकान खरीदने में। जी सर।
आप कितने टाइम में, मतलब कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करता है या प्रॉपर्टी बाय करता है तो वो कितने टाइम में एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है अपने प्रॉपर्टी के इससे? यार विपुल, आप देखो, दो अलग अलग एंगल है। एक एंगल वो है कि बायर खुद के रहने के लिए घर खरीद रहा है, ठीक है। अगर मेरा कोई मित्र, मेरा कोई क्लाइंट आता है खुद के लिए घर खरीद रहा है, तो उसका एप्रिसिएशन कितने बच जाए, ही इज नॉट गोइंग टू सेल दैट प्रॉपर्टी। ये तो मिसकॉन्सेप्शन है कि एप्रिसिएशन किस में आएगा। बस हो सकता है मैं खंडवा रोड पे घर लूं या मैं तलावली घर लूं या सुपर रोड, मेरे यहाँ एप्रिसिएशन कम आए, मुझे लोकेशन वहीं सूट करती है, तो मुझे जहां सूट करनी घर वहां लेना। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है कि मैंने किसी को फ्लैट बेचा, 2 साल बाद कीमत बढ़ गई तो बेच के दूसरा लेने चला गया। इसलिए दो तरह के बायर हैं, एक वो है जो इन्वेस्टर बायर हैं, एक वो है जो यूजर बायर है। यूजर को एप्रिसिएशन का पॉइंट नहीं देखना चाहिए, उसको अपना कन्वीनियंस देखना चाहिए। और रह जाती है अगर एप्रिसिएशन की बात, तो एप्रिसिएशन तो मान के चलिए इंदौर में हर जगह आएगा। बट सेकंड जो पॉइंट है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट शेयर मार्केट नहीं है। हर आदमी को ये समझना पड़ेगा, ये 2 महीने 3 महीने का बाजार नहीं कि हमने आज प्लॉट लिया या आज हमने फ्लैट लिया, 2000 का भाव था कल 2300 हो गए। इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको 3 साल से 5 साल का टाइम अगर आप लेके चलेंगे तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें एप्रिसिएशन ना है। अच्छा, सेकेंडली इसमें हिडन एप्रिसिएशन है। इफ यू आर परचेजिंग ए रो हाउस और यू आर परचेजिंग ए फ्लैट, आपको लोग बोलते हैं प्लॉट में एप्रिसिएशन ज्यादा है, मकानों में कम है। बट मकानों में जो आपको रेगुलर रेंटल वैल्यू आ रही है, उसको तो हम काउंट ही नहीं करते कभी भी। आज आपने रो हाउस खरीद लिया या फ्लैट खरीद लिया, तो उसका एप्रिसिएशन जरूर कुछ कम है लैंड से, बट उसमें दूसरा एडवांटेज है, आपको रिकरिंग मंथली रेंट आ रहा है तो आपके हाउसिंग लोन को सब्साइड करके दे रहा है। तो एप्रिसिएशन दोनों जगह है। इसलिए 3 साल अभी जो बाजार में चलता है कि शेयर मार्केट आज प्लॉट लिया कल 300 रुपए बढ़ गए, आज फ्लैट लिया बढ़ गया, तो इस तरह के लोगों के लिए ये मार्केट है ही नहीं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। शॉर्ट टर्म में तो रिस्क हमेशा है। इसको शेयर मार्केट मत समझिए, इसको रियल एस्टेट मार्केट समझिए, तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा इस लाइन में। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहा है, तो 3 से 5 साल का होराइजन 3 साल कहीं आप देखो ना। मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 में मैंने स्कीम 114 पार्ट 1 में बंगले बनाए थे। प्लॉट रेट 300 रुपए होते थे, वहां बंगले बना के हमने 8-9 लाख में बेचे थे। आज वहां पर मकान की कीमत जो 9 लाख 10 लाख की, उस मकान की कीमत 1.25 करोड़ हो चुकी है। जो 300 रुपए का प्लॉट था, उस प्लॉट की कीमत आज वहां पर 6,000 8,000 10,000 के आसपास है। दिस इज मैटर ऑफ 15 ईयर्स। बट 3 साल 4 साल में एप्रिसिएशन आता है। अच्छा, अगर 6 महीने 1 साल में एप्रिसिएशन आ जाएगा तो बिल्डर बेचेगा क्यों प्रॉपर्टी? आप ये भी समझो। अगर मुझे खुद दिख रहा है कि मेरी कॉलोनी 6 महीने के अंदर मेरे प्लॉट, मेरे फ्लैट जो है 6 महीने के डबल हो जाएंगे या 50% बढ़ जाएंगे, तो मैं दूसरा बिजनेस करूंगा, इसी प्रोजेक्ट में माल होल्ड करके रख लूंगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म तेजी आती है मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से। कई बार ये होता है फ्लैट के या प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेजी से बढ़ते हैं, फिर कभी स्टैग्नेंट हो जाते हैं। आपको बहुत पेशेंस लेके इन्वेस्टमेंट करना है। लूजिंग गेम कभी नहीं है। ये रियल एस्टेट हमेशा प्लस एडवांटेज देके गया है, हमेशा कैपिटल आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स बहुत अच्छे आए। मगर हम 3 महीने 6 महीने 8 महीने का एंगल लेके चलेंगे तो उनके लिए रिस्क है। वो बोलते हैं कि साहब हम फंस गए, हमने फ्लैट लिया था, बिक नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिनिमम 3 साल आप लेके चलेंगे तो कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। किसी जगह ज्यादा हो जाएगा, किसी जगह कम होगा। दैट इज कंपेरेटिव। थैंक यू सो मच सर। बट घर खरीदने के साथ साथ एक बड़ा सवाल या बड़ा पार्ट जो रहता है, जो भी एक फर्स्ट टाइम होम बायर रहता है, उसके लिए होम लोन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो सचिन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा होम लोन से रिलेटेड कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्लान करें, कैसे होम लोन को अप्लाई करें, क्या बेसिक पेपर नीडेड है होम लोन के लिए? विपुल जी, अगर लोन अप्लाई करने की बात करें तो आजकल हमारे पास 2 मोड ऑफ लोन एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। पहला मोड आजकल जो बहुत ज्यादा चलन में आ गया है और जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है स्पेशली कोविड के बाद, वो है ऑनलाइन मोड ऑफ लोन एप्लीकेशन। आप घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी से मिले आप अपना होम लोन अप्लाई करके उसे सैंक्शन करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे मैं HDFC की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ HDFC की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई लोन का आपको एक वहां पे ब्राउजर मिलता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते जाते हैं। पहले स्टेप में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही फिल करना होता है, जैसे हम कई ऑनलाइन साइट्स पे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं।
तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स उस एप्लीकेशन फॉर्म में डालना होता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके ऑफिस का एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जैसे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, आप खुद ही अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। आपने दूसरे चरण किस तरह के इनकम डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सर? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास भी कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपुल जी, वो एक बहुत कंफ्यूजन रहता है कस्टमर्स के दिमाग में कई बार कि कस्टमर्स को लगता है कि लोन लेना डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेंदी पार्ट होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में लोन लेना बहुत सिंपल है, और जहां तक इनकम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो किसी को भी मैं बोलूं तो अरेंज करने में सिर्फ आधा घंटा लगना चाहिए। तो अब हमारे सोसाइटी में दो तरह के इनकम कैटेगरीज होती हैं, एक होता है सैलरीड जिसको हम एम्प्लॉयड कहते हैं, और एक होता है बिजनेसमैन जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। तो मूल रूप से दोनों कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स का फर्क होता है। तो मैं पहले सैलरीड कस्टमर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। एक सैलरीड, एक एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए उसके 3 मंथ की सैलरी स्लिप, साथ में उसका सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट के अलावा अगर और भी कोई बैंक अकाउंट्स हैं तो उनके भी स्टेटमेंट, उनका लेटेस्ट सिर्फ 1 साल का फॉर्म 16, अगर उनका पहले से कोई लोन किसी भी इंस्टीट्यूशन से चल रहा है तो उसका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, उसी के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटोग्राफ। These are the only documents that are required for a employed or a salaried customer. अब जब यही सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर होते हैं, जब बिजनेस करने वाले कस्टमर होते हैं, तो सिर्फ एक ही परिवर्तन होता है कि सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 की जगह उनके 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स और कंप्यूटेशन आ जाता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही रहते हैं जो सैलरीड कैटेगरी में लगते हैं। और अगर बिजनेसमैन की अगर बुक्स ऑडिटेड है तो उनकी लास्ट की 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट, अदरवाइज सारे डॉक्यूमेंट सेम एज सैलरी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत इलैबोरेटेड डॉक्यूमेंटेशन नहीं। सर जैसे आपने बताया आजकल ऑनलाइन ये सब चीजें अवेलेबल है, तो हम ऑनलाइन भी अपलोड करके और लोन प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, बिल्कुल मैं उसी पे आपको जैसे बता रहा था कि पहले चरण में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया ऑनलाइन, खुद कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठ के। सेकंड स्टेप में आप अपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। आप सेकंड स्टेज पे पीडीएफ अपलोड करते हैं। तीसरा स्टेज होता है कि एक हाउसिंग लोन में एक नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस होती है, उसका भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आपका लोन अप्लाई हो जाता है, और वो हमारे पास यानी एचडीएफसी के पास प्रोसेसिंग के लिए आ जाता है, और हम 5 से 6 दिन में उस लोन को सैंक्शन करके आपको एक मैसेज आ जाता है। और इस सैंक्शनिंग के दौरान भी आप थ्रू आउट द अपना जो प्रोसेस चल रहा है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी लोन एप्लीकेशन अभी किस किस स्टेज से गुजर रही है और अल्टीमेटली कब सैंक्शन होगा। बोल के तो करना चाहिए। तो ये जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस है लोन एप्लीकेशन का। इसी के साथ हमारा दूसरा जो कन्वेंशनल प्रोसेस चलता है ऑफलाइन एप्लीकेशन का, वो तो पहले भी था, आज भी है, कि आप किसी भी एचडीएफसी के एग्जीक्यूटिव के थ्रू आप अपनी लोन एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप उसमें हमारा एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ विजिट करता है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन लेता है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है और हमारे यहाँ लोन अप्लाई करता है। अब एक प्रश्न ये आ सकता है कि एचडीएफसी के एग्जीक्यूटिव से आप कैसे टच में आए। उसके लिए बहुत सिंपल है, आप या तो जाके हमारी वेबसाइट पर इंक्वायरी डाल सकते हैं, तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ पर विजिट कर लेंगे, या फिर आप वहीं पर वेबसाइट से हमारा कॉल सेंटर नंबर लेके कॉल सेंटर पे फोन कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि किसी को हमारे घर भेज दीजिए लोन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। तो ये 2 मोड्स हैं हमारे पास, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स हैं। नहीं, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। कई लोगों को सर अभी पता नहीं था कि हम ऑनलाइन भी अब होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। सभी को यही लगता था कि बहुत ही टीडियस और वो प्रोसेस है। तो इट इज अ वेरी गुड स्टेप। विपुल जी एक डेटा मैं शेयर करूंगा यहाँ पर आपके साथ। आज की डेट में हमारे यहाँ एचडीएफसी में जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं उनमें से एम्प्लॉयड कस्टमर्स की एप्लीकेशन 80% एप्लीकेशंस ऑनलाइन आ रही हैं और सिर्फ 20% एप्लीकेशंस जो है वो ऑफलाइन। सो द थिंग्स हैव मूव्ड टुवर्ड्स ऑनलाइन एंड ऑनलाइन हैज रिप्लेस्ड ऑफलाइन एप्लीकेशंस नाउअडेज। वेरी नाइस। सर कोई कैसे पता लगाए, फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी 25,000 30,000 रुपए महीना है तो वो कैसे पता लगाए कि अप्रोक्सीमेटली उसको कितना लोन मिल सकता है, मतलब वो कैसे उसका अंदाजा लगाए? मैं इसका आपको सिंपल से कैलकुलेशन बताता हूँ। मैं कैलकुलेशन में आसानी हो इसीलिए मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि किसी की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है मान लीजिए,
तो हम लोग ये मानते हैं कि किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो उसका 55 से 60% यानी 55 से 60,000 रुपए हम ईएमआई के रूप में ले सकते हैं। अब जब हम ईएमआई के रूप में 55 से 60,000 रुपए ले सकते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है करीब करीब मान के चलिए 65 से 70 लाख रुपए की बनती है। तो एक मोटा मोटा रूल देखें तो वो ये है कि आपकी जितनी मंथली इनकम है उसका 50% के आसपास आप हमें इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं और बाकी अमाउंट आपको अपना घर चलाने के लिए लगता है। तो ये 50% जो भी आता है आपकी इनकम का उसको डिवाइडेड बाय पर लाख ईएमआई कर दीजिए तो आपका लोन अमाउंट निकल आता है। अब एक प्रश्न ये आएगा कि पर लाख ईएमआई क्या होगी? तो पर लाख ईएमआई आज की डेट में गूगल में कई ऐसे ऐप्स हैं जिनसे आप पर लाख ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल ईएमआई कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन, आपकी मंथली इनकम इनटू 50% डिवाइडेड बाय पर लाख ईएमआई, आपका लोन अमाउंट आ जाता है। बिल्कुल सही सर। और आप क्या सजेस्ट करते हैं सर किसी भी होम बायर को कितने टाइम तक के लिए होम लोन लेना चाहिए? 10 साल, 15 साल, 20 साल? देखिए सर, होम लोन एक ऐसा लोन है जो कि सबसे सस्ते लोन की कैटेगरी में आता है और साथ ही इस लोन में इनकम टैक्स बेनिफिट होता है। तो हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कस्टमर को कि आप इस लोन को जितना लंबा चलाएंगे वो उतना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आप उतने समय तक एक कम ब्याज दर का पैसा इस्तेमाल कर पाएंगे, साथ ही में आप उतने समय तक इनकम टैक्स बेनिफिट एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम हर एक को सलाह देते हैं कि आप लंबी से लंबी अवधि का लोन लीजिए। लेकिन बीच में कभी कस्टमर को लगता है कि मेरे पास कुछ पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, तो वो कभी भी लमसम प्रीपेमेंट करके अपने लोन को खत्म कर सकता है। उस तरह के प्रीपेमेंट पे कोई भी पेनल्टी नहीं होती है। तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि आप लंबी अवधि का लोन लीजिए और अगर आपको बीच में लगे तो आप लोन में लमसम पेमेंट करके अपने लोन की अवधि कम कर सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि होम लोन एक ऐसा लोन है जो कि सबसे सस्ता है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिलता है सर? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है? तो आज की डेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने कम हो गए हैं कि हम लोगों ने शायद कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मतलब जिस रेट पे हम लोग पैसा एफडी में लेते थे उससे भी कम रेट पे हम आज की डेट में लोन दे रहे हैं। तो जो न्यूनतम हाउसिंग लोन की रेट की दर है वो 6.70% है। अब मतलब 6.70% पे किसी को पैसा मिल पाना ये हमारी कल्पना से भी परे था। मतलब आज तक 20 साल में ऐसा नहीं हुआ, इतना नीचे कभी नहीं गया। सर मैंने HDFC 2003-4 में ज्वाइन करी थी, तब से लेकर आज तक मैंने 6.7 का रेट नहीं देखा आज तक। नहीं, इधर दिखता है आराम से सर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इतना कम चल रहा है और सारी चीजें कम है, तो क्या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए या होम लोन लेना चाहिए या फ्लोटिंग पे जाना चाहिए? आप क्या एडवाइस करते हैं? नहीं विपुल जी, उसमें ऐसा है कि फिक्स्ड में इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम बायर्स से, और फर्स्ट टाइम बायर्स ऐसे होते हैं जो कि काफी एज में कम और यंग होते हैं, और यंग कस्टमर की रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो होती है वो काफी अच्छी होती है। तो और अगर मैं फिक्स रेट की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि फिक्स रेट जो है वो भी 6.70% पे ही मिलता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हर वेरिएबल रेट लोन पे करीब 0.75% से 1% एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आपको वेरिएबल रेट का लोन 6.7 पे मिल रहा है तो फिक्स रेट का लोन आपको करीब 7.5% पे मिलेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको फिक्स रेट ऑफ होम लोन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से वेरिएबल लेना चाहिए और बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। फ्लोटिंग पे ही जाना चाहिए, मतलब फ्लोटिंग इज बेटर ऑप्शन फॉर फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, और अभी के सिनेरियो में तो और ज्यादा, जब रेट्स इतने कम है। तो सर हम जब कस्टमर से डील करते हैं और जब उनको सारे एक्सपेंसेस और घर के बेसिक प्राइस के अलावा दूसरी चीजें भी बताते हैं, तो जैसे क्लब, एमपीबी, मेंटेनेंस, जो अदर चार्जेस रहते हैं, तो एक सवाल जो सबके मन में आता है कि क्या ये अमाउंट भी लोन में जुड़ सकता है? मतलब तो इज इट पॉसिबल कि ये अमाउंट भी लोन में ऐड हो जाए जो अदर चार्जेस है प्रॉपर्टी पे? विपुल जी, इसमें थोड़ा सा आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस हैं हम लोगों को कुछ, जिसके अंडर हम लोग काम करते हैं। तो आरबीआई का कहना यह है कि अगर आप बना बनाया घर या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीद रहे हैं, जो कि होम लोन अगर आप ले रहे हैं, तो हम होम लोन में हम लोग ये सारे खर्चे जो आपने बोला ये हम ले सकते हैं, सिर्फ रजिस्ट्री का खर्चा हम नहीं ले सकते हैं।
तो जीएसटी, मेंटेनेंस, क्लब चार्जेस, सोसाइटी चार्जेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चे हम लोग होम लोन में तो ले सकते हैं, लेकिन ये सभी खर्चे हम लोग प्लॉट लोन में नहीं ले सकते। और रजिस्ट्री का खर्चा हम ना ही होम लोन में ले सकते हैं, ना ही हम प्लॉट लोन में ले सकते हैं। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, प्लॉट पे कितना लोन मिल सकता है किसी व्यक्ति को, या अपार्टमेंट या घर पे कितना लोन मिल सकता है किसी भी एक बायर को? सर आज की डेट पे इंदौर का बाजार जो है वो प्राइमरीली प्लॉट का बाजार हो गया है। मतलब अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें से करीब 80% प्रोजेक्ट लॉन्च जो है वो प्लॉट के होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये आज की डेट में बहुत रेलेवेंट है कि प्लॉट पर हम लोग कितना % लोन कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, कई कस्टमर्स को तो ये पता ही नहीं होता कि प्लॉट पे लोन भी मिलता है। कईयों को तो यही कंफ्यूजन रहता है। तो बिल्कुल मैं सबको क्लियर करना चाहूंगा कि प्लॉट पे लोन होता है, और जितना भी प्लॉट का मार्केट वैल्यू होता है उसका 70% तक हम लोग प्लॉट का लोन कर देते हैं। और सर जहाँ बंगले और अपार्टमेंट की बात हो तो जहाँ बंगले और अपार्टमेंट की बात है तो वहां पर एक्चुअली 3 स्लैब होते हैं कि अगर लोन आपका 30 लाख रुपए से नीचे का है तो हम लोग 90% तक लोन कर देते हैं घर के मूल्य का। अगर आपका लोन 30 से 75 लाख के बीच का है तो हम 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू लोन करते हैं। और अगर आपका लोन 75 लाख से ऊपर है तो हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू का 75 लाख तक का लोन करते हैं। तो होम लोन में ये 3 स्लैब है, बट प्लॉट लोन में आप मान के चलें कि प्रॉपर्टी वैल्यू का 70% तक हम लोग लोन कर देते हैं। नहीं सर, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। मतलब ये जो जनरल सवाल हमारे कस्टमर्स को हमको मिल रहे थे होम लोन से रिलेटेड, उसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपली वे में हमको समझा दिया और बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों के किसी के कुछ सवाल हैं तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। आप चैट में लिख सकते हैं या आप पूछना चाहें कोई सवाल तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल द टाइम संदीप सर, आप हम यंगस्टर्स को, हम यंग लोगों को जो फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं, फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, आज आपने इस शहर को इतना दिया है, इस शहर के लिए इतना कुछ किया है, तो हम जैसे जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनके लिए आप क्या मैसेज है सर कि किस तरह से हम आगे बढ़े और क्या ये सही समय है घर खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का और इन्वेस्टमेंट करने का? आप क्या गाइड करेंगे सर? जैसा अभी सचिन भाई ने बताया, दिस इज द राइट टाइम टू परचेज प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउसिंग लोन की दर मिनिमम पर है। मुझे भी याद नहीं आता 30 साल में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले कभी लोन हुआ है। 7.25% तक का तो मुझे भी याद है, 6.7% तक लोन आ गया है। तो ये बायर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकेंडली, लोन से डरना नहीं चाहिए। जो अभी सचिन भाई ने बोला कि अगर आपका रिक्वायरमेंट, आपको लग रहा है कि मैं 40 लाख तक का खरीद सकता हूँ कंफर्टेबली, और अगर मैं 50 का लेने जाता हूं तो मुझे ईएमआई के कारण 2-3 साल तक थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, बट वन शुड गो फॉर हायर बजट। क्योंकि क्या है कि ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि साल 2 साल 3 साल बाद बोलेंगे आप कि मेरा घर छोटा खरीद लिया, मैं बदल के फिर खरीदूंगा। मकान खरीदना आदमी जीवन में 1 या 2 बार ही कर पाता है। तो आप बजट थोड़ा सा बढ़ा के चलें। रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेंशन इसलिए नॉर्मली लोग बोलते हैं, पहले बोलते थे कि साहब ने 1 लाख लोन लिया, हमको 20 साल में 2 लाख देना है या 2.5 लाख देना है। अगर आप 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो 20 साल पहले जो मकान मैंने 9 लाख में बेचा था आज उसकी कीमत 1 करोड़ है। तो हाउसिंग लोन तो सबसे बेनिफिशियल है। और सेकेंडली, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स अब उठने चालू हुए, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, पिछले 3 साल 4 साल से बिल्टअप की लाइन ऑलमोस्ट बंद थी। सचिन भाई आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 80% हमारे प्रोजेक्ट की जितने हैं सब प्लॉटिंग के हैं। और चूंकि बिल्टअप में सेल नहीं थी इसीलिए बिल्डर भी फंस रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सबने बिल्टअप के प्रोजेक्ट करने बंद कर दिए थे। मोस्टली सब लोग प्लॉटिंग पे कर रहे थे। बट दिस द राइट टाइम। आप ये समझें कि जिस तरह का हम लोग के पास जो इन्वेंट्री थी, इंदौर की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर, जिनके पास जो फ्लैट्स थे, नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीआर या वहां की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ लोग हजारों हजारों फ्लैट बनाए थे, हमारे यहाँ पर जितना स्टॉक जिसके पास था, पिछले 2 साल में इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 60% सेल ऑफ हो चुकी है। मुझे तो ये सीन दिख रहा है कि 1 से 2 साल के बाद रियल एस्टेट में बिल्टअप में मेजर स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि तैयार मकान कहीं मिलेंगे ही नहीं। भाई ठीक है, डर के मारे या फियर फोबिया में कि सेल नहीं होगा, फंसना कोई भी नहीं चाहता व्यापार में। भाई हम कोई चैरिटी का काम नहीं कर रहे हैं, हमको भी लग रहा है जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो बनाए। तो हर आदमी प्लॉट बना रहा है, और प्लॉट लेके मकान बनाना प्रैक्टिकली हर आदमी के लिए डिफिकल्ट है। लाइफ इतनी टफ है, हर आदमी, चाहे एचडीएफसी वाले सचिन भाई हो, आप हो या मैं हूँ, हर आदमी सुबह 9 बजे निकलता है और रात को 8 बजे तक काम करता है।
उस ड्यूरेशन में वो कंस्ट्रक्शन की सारी एजेंसी इन्वॉल्व करके काम कर पाए, थोड़ा डिफिकल्ट तो जाता है। इसलिए ये बिल्टअप का सीन मुझे लग रहा है अगले, अच्छा अभी जितने प्रोजेक्ट आप इंदौर में देख रहे हैं बिल्टअप के, सब जगह प्राइसेस ये है, जैसे रेस्को से मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, कुछ लोग न्यू प्लासिया बना रहे हैं, कोई चौपन बना रहा है, तो वहां जो प्लॉट रेट है, अगर आप वहां सराउंडिंग निपानिया देख लें या कहीं भी देख लें, प्लॉट रेट देखें, अगर वहां प्लॉट आज की तारीख में प्लॉट खरीद के हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो जिस रेट में बिल्डिंग मिल रेडी फ्लैट मिल रहा है, उससे 200 रुपए रेट हमको ज्यादा आने वाला है। तो ये प्राइसिंग के लिए भी, परचेजर के लिए सबसे बढ़िया टाइम है, जो उनको बॉटम रॉक बॉटम प्राइस पे बिल्टअप के प्राइसेस हैं। तो इसी समय ये सही समय है जब लोगों को मकान खरीद लेना चाहिए। सर इंदौर का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं, मतलब डेवलपमेंट वाइज, और जो भी बेसिक चीजें इंदौर को चाहिए वो आप इंदौर के लिए आपका क्या विजन है? भाई इंदौर के लिए आप देखें, पिछले 20 साल से इंदौर को जो भी रियल एस्टेट में या जो किया है, मेरा तो कहना अलग है, जो भी किया सिर्फ बिल्डर डेवलपर कॉलोनाइजर नहीं किया। पूरे शहर में जितने मकान बने हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हाउसिंग बोर्ड आईडीए की, कोई मकान बहुत कम बने हैं, बनाए सिर्फ हमने ही है। मगर पहले क्या था, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट इतना अच्छा है कि पूरे शहर में हर तरफ, चाहे गडकरी साहब आके नई नई घोषणा करके जा रहे हैं, रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और जिस तरह के क्लीन सिटी ये सब मूवमेंट में चला है, तो इंदौर तो आप मान के चलिए, आप 5 साल पहले वो इंदौर पूना जाने वाला है, तो पूना के ट्रैक में इंदौर है। इंदौर की प्रॉपर्टी तो जबरदस्त अप्रिशिएट होने वाली है। ये ऐसा भी देख रहे हैं, पिछले कोविड के बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं, जो लगातार ये चल रहा था, जितने लोगों के बाहर इन्वेस्टमेंट थे, बच्चे बाहर थे, सब लोगों के सबने इंदौर में आके इंदौर में प्रॉपर्टी परचेस करनी चालू की है, क्योंकि बॉम्बे पूना मेट्रो सिटी अनअफोर्डेबल है। तो वो सब लोग जो बच्चे यहाँ के बाहर जाके पढ़ रहे थे, जॉब कर रहे थे, वो भी यहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम और फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा, इंदौर रियल सेंस में तो ये अब शुरू हुआ है। इंदौर अभी शुरू भाई हुई। जब हम लोग मेट्रो सिटीज में जाते हैं, या हमारे क्रेडाई के नेशनल के बिल्डर्स बॉम्बे के, दिल्ली के आते हैं, बोले यार तुम लोग 10 मंजिल को हाई राइज बोलते हो, मतलब देवर सरप्राइज कि बोले 10 मंजिल 15 मंजिल तो बिल्डिंग होती नहीं है, हाई राइज तो 25 मंजिल 50 मंजिल 100 मंजिल होती है। तो अभी तक ये सीन था, बट अब पहली बार ये हुआ, ये सब सीन चेंज होना चालू हुआ है। तो रियल एस्टेट का ट्रेंड तो अब आया है। और दूसरा अच्छा भी है, क्राइसिस जब भी आता है तो वन टाइम जो प्लेयर होते हैं वो सब लाइन से बाहर हो जाते हैं। सचिन जी आप मेरी बात से एग्री करेंगे? जैसे हर बिजनेस में जैसे बिजनेस फ्लरिश होता है, इंदौर का ये है, इंदौर तो मैं खासतौर से मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं जानता हूँ। इंदौर में सब जगह ये चीज होता है कि कोई भी बिजनेस चलता है, एवरी सेकंड पर्सन जंप्स इनटू दिस बिजनेस। इसलिए मैंने आपको परचेसिंग के टाइम पे बोला, आपको उस बिल्डर से लेना है जिसकी रेपो, पुराना गुडविल, या उसकी और भी कोई काम करा उसमें क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। क्योंकि वन टाइमर बहुत आते हैं, तुरंत प्रोजेक्ट चालू करते हैं। इंदौर में पहले बहुत हुए, लोगों ने 100 फ्लैट 50 फ्लैट चालू किए, और चूंकि उनका लाइन ऑफ बिजनेस था ही नहीं, तो जहां थोड़ा टफ पीरियड आया वो छोड़ के निकल गए, उनके प्रोजेक्ट अधूरे हो गए। तो ये तो इंदौर की शुरुआत है, अब इंदौर सही सेंस में अब चालू हुआ है। मैं तो उसको बहुत आगे जाते देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपके इस ब्यूटीफुल इंसाइट के लिए और हमें हिम्मत देने के लिए। और हम आपके गाइडेंस पे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और इंदौर में जरूर हम अपना एक इन्वेस्टमेंट करेंगे या एक घर प्लान करेंगे, जो हमने सोचा है। सर सचिन सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चन होम लोन से रिलेटेड अभी आए हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं होम लोन का इंटरेस्ट और फ्यूचर में नीचे जाएगा सर? सर देखिए, 10-20 पैसे और कम होने की संभावना हो सकती है, बट नॉट मोर देन दैट। लेकिन मेरा कहना यह है कि उस 10-20 पैसे का वेट ना करें। इवन 6.7% इज अ गुड इनफ रेट, बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। 10 पैसा अगर कम हो भी जाता है, 15 पैसे कम हो भी जाता है, तो उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क ईएमआई में नहीं आता है। वो एक सिर्फ साइकोलॉजिकल रहता है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पैसे कम हो गया, बट प्रैक्टिकली उसका इम्पैक्ट आपकी ईएमआई में बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। तो वही मेरा कहना है कि हो सकता है 10-20 पैसे कम और हो, बट प्लीज उसका वेट ना करें। दिस इज द राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। ऑलरेडी रेट्स बहुत कम है और आपको अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। एक क्वेश्चन और आया था सर कि अगर किसी को फोरक्लोजर करना है तो उसके कोई चार्जेस होते हैं क्या सर, जब अपन होम लोन फोरक्लोज करते हैं तो? और सर, कितने टाइम बाद वो करा जा सकता है सर? सर देखिए, होम लोन में कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं। ये मैं एचडीएफसी में हूं, मैं एचडीएफसी का रूल नहीं बता रहा हूं, ये आरबीआई का नॉर्म है।
आरबीआई का नॉर्म है कि जब भी कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेता है वेरिएबल रेट पे, मैं फिक्स रेट की बात नहीं कर रहा, वेरिएबल रेट पे, अगर वेरिएबल रेट पे हाउसिंग लोन लिया जाता है तो उस पर किसी तरह की प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। आप मतलब अगर मैं बोलूं तो 6 महीने के बाद आप कुछ भी प्रीपेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना पूरा लोन भी खत्म कर सकते हैं, उस पर कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। बट वहीं आरबीआई ने बैंकों को ये छूट दी है कि आप फिक्स रेट के होम लोन पे प्रीपेमेंट चार्जेस ले सकते हैं, और साथ ही में जो नॉन हाउसिंग लोन्स होते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के, उसमें आप प्रीपेमेंट चार्जेस ले सकते हैं। लेकिन हाउसिंग लोन के लिए कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है, प्लॉट लोन के लिए कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है सर, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। बाकी आपकी तरफ से क्या मैसेज है सर, आपका क्या विजन है, मतलब हम यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, इंदौर आप कैसा देख रहे हैं, आपका क्या विजन है सर? सर देखिए, अभी जो संदीप सर कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि अभी तो इंदौर डेवलप होना शुरू हुआ है। अभी इंदौर को काफी माइलस्टोन्स टच करने हैं जहां तक प्रॉपर्टी की बात है। दिस इज डेफिनेटली विल बी पुणे बैंगलोर इन द कमिंग टाइम। और बिल्कुल सही बात है कि वहां की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अनअफोर्डेबल हो चुकी है। इसीलिए हम देखते हैं कि पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर में जॉब करने वाले जो स्पेशली आईटी सेक्टर के हमारे कस्टमर्स हैं, वो इंदौर में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो हमेशा से होते आया है, लेकिन आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सभी को मेरी सलाह ये है कि उसका लाभ लेना चाहिए। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल तक इतने ही कॉम्पिटिटिव रहेंगे। तो आप जितना जल्दी आप लोन लेंगे, उतना जल्दी आप ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आपको अपना डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो आप प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन को एंजॉय कर पाएंगे जितना जल्दी लेंगे, और सेकंड, आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट को एंजॉय कर पाएंगे लंबे समय तक जितना जल्दी आप लोन लेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा विपुल जी, जो शुरू में बात हो रही थी लीगल और टेक्निकल के बारे में, हम बात कर रहे थे कि किसी प्रॉपर्टी लीगली ठीक है कि नहीं है। तो संदीप सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि रेरा जो है, रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जो पहले ही काफी कुछ चेक कर लेती है। उसके बाद संदीप सर ने एक और सलाह दी कि हम लोग लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि इस चीज को काफी हद तक सॉल्व कर देता है हाउसिंग लोन। जब भी कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेता है तो वो एक तरह से मानसिक संतुष्ट हो जाता है कि इस प्रॉपर्टी का लीगल और टेक्निकल उस बैंक, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा चेक कर लिया गया है। तो क्या प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं है, उसका एक बहुत अच्छा जरिया है हाउसिंग लोन। हमारे कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है और लोन सिर्फ 5-5 लाख रुपए का लिया है। उसके सिर्फ 2 ही कारण होते हैं, एक तो ये कि मेरा लीगल चेक हो जाएगा प्रॉपर्टी का, और दूसरा ये कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेफली बैंक के पास पड़े रहे। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आपको लीगलिटी चेक करना है तो एक होम लोन भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप लोग सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं, सारी लीगलिटी चेक करते हैं, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट को आप अप्रूवल देते हैं। बिल्कुल तो ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है कि अपन होम लोन का भी एक ऑप्शन चूज कर लें जिसके थ्रू आपको लीगलिटी का आइडिया लग सकता है, एंड यू कैन बी अश्योर्ड। जी, तो बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर करे कोशिश करके। आशा है हम सब आप लोगों के जवाब दे पाए, और थैंक यू सो मच संदीप सर एंड सचिन सर, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें एक अच्छा गाइडेंस दिया। आप लोगों के एक्सपीरियंस को हम जरूर यूज करेंगे और आपके विजन पे जरूर हम कायम होके, मोटिवेट होके आगे डिसीजन लेंगे प्रॉपर्टी बाइंग का। और थैंक यू सो मच सभी लोगों ने, जो भी लोग इस वेबिनार में आए, जो भी लोग इसको फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सब ने अपना टाइम निकाला और इस वेबिनार को ज्वाइन करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू विपुल। थैंक यू। राइट सचिन भाई। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू संदीप सर। संदीप सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर। थैंक यू।